हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन एंड आज हम इस चैनल पे एक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं। जो टॉपिक आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो आपकी स्क्रीन पे रहा यूपीपीएससी एलटी ग्रेड इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करेंगे, जो कि 29 जुलाई 2018 को आपका हो चुका है। ये पेपर, ये प्रीवियस ईयर पेपर है। इसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर रखा है, क्योंकि आगे आने वाले डेज में आपके 2-3 मंथ्स में आपके यूपीपीएससी की तरफ से एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। इसके साथ ही साथ आने वाले डेज में हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, जिसमें आपके लिटरेरी टर्म्स होंगे, लिटरेरी मोमेंट्स होंगे, इसके साथ साथ फिगर ऑफ स्पीच होगा, और जितने भी आपके राइटर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन होता है इस सिलेबस में, इस पेपर में, इसके सिलेबस में, कि आपको कौन कौन से राइटर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स आपके आएंगे, उनका इंपॉर्टेंट जो क्रिएशन उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो सभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बट करेंटली जो हम डिस्कस करेंगे आपका आज के वीडियो में और इसके आने वाले 2-3 वीडियोस में, जो आपका एलटी ग्रेड से होगा, वो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर होगा, जो कि 2018 में हो चुका है। और जल्दी से अपना पेपर पेन अपने पास रखिए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी आप अपने नोट्स में नोट डाउन करो फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ ही हमारी DSSB TGT इंग्लिश की क्लास भी होगी, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियोस में। एक तरफ ये क्लासेस चलेंगी आपकी एलटी ग्रेड इंग्लिश की, और एक तरफ आपका DSSB TGT इंग्लिश की क्लास चलेगी, क्योंकि उसका पेपर आपका विद इन 15 डेज में आपका होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे रहा, एंड ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज का यूपीएलटी ग्रेड इंग्लिश का। 2018 के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सोनेट। आपको बताना है कि इनमें कौन सा वो वर्क है, ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्क है इन ऑप्शंस में दिए गए हैं जो कि सोनेट डिनोट करता है, मीन सोनेट फॉर्म में लिखा गया वर्क है। आपको बताना है। ऑप्शंस में आपको एक बार मेंशन कर देती हूँ फ्रेंड्स। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये है पोयम आपकी जो सोनेट में लिखी गई है। ओzymandias है, द कैनोनाइजेशन है, या टिंटन एबे है। आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कौन सा वो पोयम है जो कि सोनेट फॉर्म में लिखा गया है। और क्वेश्चन नंबर 1 का आपका जो करेक्ट आंसर होता है वो है हमारा ऑप्शन बी, ओzymandias इज द करेक्ट आंसर। पीबी शैले ने इसको लिखा हुआ है, एंड दिस इज इन सोनेट फॉर्म। सोनेट फॉर्म में ये पोयम जो है ये लिखी गई है, पीबी शैले ने इसको लिखा है। आप सभी इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। नंबर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सोनेट हैविंग 3 क्वाड्रेंट्स एंड अ कपलेट। मैं बार बार इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका या तो क्वाड्रेंट से रिलेटेड या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अ सोनेट हैविंग 3 क्वाड्रेंट्स एंड अ कपलेट, व्हाट इज कॉल्ड दैट। या तो आपका एक तरीके से पूछा जाएगा कि स्पेंसेरियन सोनेट्स में कितने आपके लाइंस होते हैं, स्पेंसेरियन जो स्टैंजा होती है इसमें आपके कितने लाइंस होते हैं। तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें बिल्कुल राइमिंग पैटर्न आपका पूछ सकता है, उसमें कोई भी आपको डाउट ना रहे कि हाँ इसका राइमिंग पैटर्न क्या होता है। बहुत ही इजी है राइमिंग पैटर्न लर्न करना। इसका 4 लाइन ये होती हैं, 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं और एक कपलेट होता है। मीन 3 जो स्टैंजाज होते हैं वो 4 लाइंस के होते हैं, और 1 स्टैंजा जो लास्ट स्टैंजा होगा वो 2 लाइंस का होगा। और जो राइमिंग स्कीम इसका होता है ये बताया जा रहा है, ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ जी जी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, मिल्टॉनिक सोनेट बोलते हैं, पेट्रार्कन सोनेट बोलते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं, या इटालियन सोनेट बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हमारा है, आप सभी जिन्होंने इस क्वेश्चन को देखा होगा, अटेम्प्ट किया होगा किसी और एग्जाम में, उन जरूर इसको करेक्टली अटेम्प्ट करेंगे। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, दिस इज कॉल्ड शेक्सपियरियन सोनेट्स। 14 लाइंस सोनेट में होता है, और जो सोनेट स्टैंजाज लिखे जाते हैं, पोएम्स लिखे जाते हैं, उसमें आपके 14 लाइंस होते हैं। और जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसमें 3 क्वाड्रेंट्स एंड अ कपलेट होता है। राइमिंग स्कीम मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, ए बी सी डी ई एफ एंड जी होता है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑप्शन सी। दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट्स। और विलियम शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स में, जो कि 154 सोनेट्स उन्होंने लिखे हुए हैं, उसमें बहुत ही ब्रिलियंटली इस सोनेट फॉर्म को, स्टैंजा फॉर्म को यूज करा हुआ है।
नंबर 3 क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे आप सभी के लिए, हु इंट्रोड्यूस ओटावा रिमा, ठीक है, ओटावा रिमा की बात हो रही है, इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया है ओटावा रिमा? इसका आंसर आपको देना है, चौसर ने इंट्रोड्यूस किया है, बेरॉन ने, थॉमस वर्थ ने, या आपका मिल्टन ने। थॉमस वेट ने किया है, मिल्टन ने किया है, बेरॉन ने किया है, या चौसर ने किया है, इसका आंसर आपको देना है। और जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है हमारा ऑप्शन सी, थॉमस वेट हैज इंट्रोड्यूस्ड दी ओटावा रिमा इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में ओटावा रिमा का फर्स्ट टाइम यूज करा हुआ है थॉमस वेट एंड अर्ल ऑफ सरे, ये कोलैबोरेशन में अपने वर्क्स को लिखा करते थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नंबर 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पिंडारिक ऑड कंसिस्ट ऑफ, जो पिंडारिक ओड होते हैं वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, मींस उनका जो स्टैंजा होता है उसमें इन ऑप्शंस में से आपको बताना है करंट सीक्वेंस क्या होता है उसका, इसको बोलना है आपको, इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए स्ट्रोफी, इपोड, एंटीपोड में लिखे जाते हैं, उनके स्टैंजास को जो बोलते हैं हम। ऑप्शन बी है स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, इपोड होता है। ऑप्शन सी है इपेड, एंटीपोड या स्ट्रोफी। ऑप्शन डी है स्ट्रोफी, एंटीपोड या इपोड। तो जो करेक्ट आंसर उसका होगा, जो उसका सीक्वेंस होता है पिंडोरिक ऑड लिखने का, वो है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड। इस स्टैंजा फॉर्म्स में पिंडारिक ऑड जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। इस सीक्वेंस को भी आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा स्क्रीन पे। व्हाट इज दी ब्लैंक वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स क्या है? देखिए प्रीवियस ईयर जो आपका एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था, कुछ क्वेश्चंस उसमें बहुत इजी थे, इवन नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है पेपर में, तो आपको क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से अटेम्प्ट करना है। और अभी तो ऑफलाइन एग्जाम्स आपके होते हैं, शायद ऑनलाइन भी हो सकता है एग्जाम, बट कोई सर्टेन या कोई डेफिनेट न्यूज नहीं है ये कि यस ऑनलाइन ही एग्जाम होंगे आपके ये। तो आपको नेगेटिव मार्किंग के जो भी आपके पेपर्स होते हैं उसको थोड़ा सा आपको अटेंशन के साथ में थोड़ा सा फोकस करके उन पेपर्स को अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि जरा सा भी मिस्टेक करोगे तो आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो राइट आंसर्स में से आपके मार्क्स उसमें कट जाएंगे। तो ब्लैंक वर्ड्स क्या है आपको बताना है इसका। ऑप्शन ए है इट हैज अ मीटर बट नो राइम। ऑप्शन बी है इट हैज नो मीटर एंड नो राइम। ऑप्शन सी है इट हैज अ राइम बट नो मीटर एंड नन ऑफ दी एबव। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, मीटर राइम का बार बार यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। तो ब्लैंक वर्ड्स जो होता है वो है हमारा इट हैज मीटर बट नो राइम, ठीक है। ऑप्शन 1 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो ब्लैंक वर्ड्स होते हैं आप सभी को पता होगा कि ब्लैंक वर्ड्स जो होते हैं एम्बिक पेंटामीटर्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। एम्बिक पेंटामीटर इनका जो होता है मीटर का पैटर्न होता है और पेंटामीटर्स में लिखे जाते हैं, बट इनकी जो लाइंस होती हैं इसमें कोई भी राइमिंग नहीं होता है, कोई भी एक दूसरे से राइम नहीं करते हैं, इसीलिए इनको ब्लैंक वर्ड्स बोलते हैं। वहीं अगर फ्री वर्ड्स की हम बात करते हैं, जो पोएम्स फ्री वर्ड्स में लिखे जाते हैं उनमें क्या होता है, उसमें कोई भी आपका मीटर, देयर इज नो मीटर एंड नो राइम। अगर आपका यहाँ पे फ्री वर्ड्स होता क्वेश्चन तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होता, इट हैज नो मीटर एंड नो राइम। किसी तरीके का बाउंडेशन नहीं होता है कि सर्टेन जो रिदमिक पैटर्न्स होते हैं आपके मीटर्स होते हैं वो यूज करने होते हैं, और किसी तरीके का उसमें लाइंस में राइम्स नहीं होता, उनको हम बोलते हैं फ्री वर्ड्स, ठीक है। ये आपका होता है नो मीटर, मैं मेंशन कर दे रही हूँ आपकी बेनिफिट के लिए, आपको थोड़ा सा इजी हो समझना, एंड नो राइम, ठीक है। ये हमारा होता है फ्री वर्ड्स का जो डेफिनेशन होता है। वहीं ब्लैंक वर्ड्स का डेफिनेशन क्या होगा, इट हैज अ मीटर बट नो राइम। ओके, क्लियर हुई चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एंड 6 हमारा ये रहा स्क्रीन पे आप सभी के लिए। द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज इन इंग्लिश इज। कौन है ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो आपका पोएम्स होता है उसका ग्रेटेस्ट पोएट कौन है, इसका आपको आंसर देना है। आंसर में क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ है या आपने ग्रेजुएशन में आपका ऑब्वियसली है सब्जेक्ट, तो आप इस राइट पोएट को जरूर जानते होंगे, जो कि अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग की पोएम्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ऑप्शंस में मेंशन कर देती हूँ आप सभी के लिए। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए है शेक्सपियर, ऑप्शन बी जॉन डन, ऑप्शन सी टेनिसन या ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउनिंग। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउनिंग। ओके, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लिश। ओके, नंबर 7 क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा। लाइटोटस मीन्स, लाइटोटस ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ रहा है अब।
आपको इसका आंसर देना है। फिगर ऑफ स्पीच से भी रिलेटेड आपके एग्जाम में ये सिलेबस में इंक्लूडेड, जैसे मैंने आपको बताया, लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी मूवमेंट्स एंड फिगर ऑफ स्पीच, ये आपका पार्ट होगा सिलेबस में, आपको कवर करना है इसको। और इसके साथ साथ आपके अदर जो इंपॉर्टेंट राइटर्स है डिफरेंट डिफरेंट एजेस के, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पूरा सब कुछ मेंशन है। आपको इसका आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 7 का। लाइटोटिस मीन्स, इसका क्या मतलब होता है फिगर ऑफ स्पीच का? ऑप्शन ए है अ चेंज ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी ऑपोजिट ऑफ हाइपरबोल, ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट नोशंस, या ऑप्शन डी है हमारा कॉन्क्रीट आयरनी। तो ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, लाइटोटिस मीन्स ऑपोजिट ऑफ हाइपरबोली। नंबर 8 क्वेश्चन है हमारा, ये रहा स्क्रीन पे आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलर्जी? ये क्वेश्चन बार बार आपका पूछा जा रहा है पेपर में कि एलर्जी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे, जो ये आपका लिटरेरी टर्म्स में आता है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से एलर्जी नहीं है। ऑप्शन ए है एलर्जी रिटन है कॉन्ट्री चर्चयार्ड, एडोनिस, टिंटन एबे, या महात्मा गांधी। और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज नॉट एन एलेजी, ठीक है। टिंटन एबे ये एक लिरिक पोएम है और इसको वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है। आप सभी को पता होगा वर्ड्सवर्थ ने इसको कंपोज किया हुआ है इस पोएम को। बाकी एलेजी रिटन इन अ कॉन्ट्री चर्चयार्ड, एडोनिस एंड महात्मा गांधी, दीज ऑल आर दी एलेजी पोएम, बट टिंटन एबे इज नॉट comes under the genre of category of the poem which is called elegy. नंबर सी हमारा, ऑप्शन सी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का वो करेक्ट आंसर है। नंबर 9 वी हैव हियर ऑन द स्क्रीन, द रिफॉर्मेशन मूवमेंट वाज लेड बाय, ठीक है। लेड बाय पूछा जा रहा है कि किसने लीड किया था रिफॉर्मेशन मूवमेंट को। इसका आपको आंसर देना है। रिफॉर्मेशन मूवमेंट हमारा जो है वो आपका प्रोटेस्ट कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट था, जो आपका कैथोलिक चर्च के जो उसमें करप्शंस प्रिवेल्ड थे, जो कि एक रूल रेगुलेशंस था कैथोलिक चर्च का, वो बहुत ही ज्यादा करप्टेड था। तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट वाज अगेंस्ट दैट कैथोलिक चर्च। तो आपको बताना है कि किसने लेड किया था इस मूवमेंट को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, वो आपके सामने स्क्रीन पे रहा आपका जो ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसका मैं आपको बता दे रही हूँ, इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, वो है हमारा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर लेड द रिफॉर्मेशन मूवमेंट। नंबर 10 क्वेश्चन है, who said Donne affects the metaphysics not only in his satire but also in his एरामस वर्सेस। ओके, आपको इसका आंसर देना है कि किसने ये बोला है डन के लिए, जॉन डन के लिए, बिकॉज जॉन डन इज नोन एज द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट। तो आपको बताना है ये कोटेशन किसने बोला है कि दैट ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। कभी कभी ये इतना सिर्फ आपका इतना ही पूछा जा सकता है कि डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, ये किसने बोला है, हु सेड दिस अबाउट जॉन डन। तो जॉन ड्राइडन ने बोला इसको, सैमुअल जॉनसन ने बोला है, टीएस इलियट ने बोला है, या मैथ्यू एर्नोल्ड ने बोला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन 1 ए, जॉन ड्राइडन हैड सेड this quotation about John Donne that Donne affects the metaphysics. नंबर 11 क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी के लिए है, बेन जॉनसन रोट कॉमेडीज। किस तरीके की कॉमेडीज को बेन जॉनसन ने लिखा हुआ है, आपको इसका आंसर देना है। रोमांटिक कॉमेडीज लिखा है, क्लासिकल कॉमेडी, एब्सर्ड कॉमेडीज, या फेशियल कॉमेडीज। और जिसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का, वो रहा हमारा ऑप्शन बी, क्लासिकल कॉमेडीज ही हैड रिटन। ओके, ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए बात कर लेते हैं जॉन डन के पिलग्रिम प्रोग्रेस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्क है, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज अ, क्या है जॉन बनियन का जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है, एक लिटरेरी वर्क है। आपको बताना है ये क्या है, एलिगोरिकल वर्क है, सटायर वर्क है, कॉमेडी है, या रोमांस है। और जॉन बनियन ने जो इसको लिखा हुआ है दैट इज ऑप्शन ए, दिस इज एन एलिगोरिकल वर्क ऑफ called The Pilgrim's Progress that was written by John Bunyan. ऑप्शन ए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ये करेक्ट आंसर है। नंबर 13 वी हैव एमिनेंट विक्टोरियंस। ये एक वर्क है जो कि लेटॉन स्ट्रेची ने लिखा हुआ है। आपको बताना है कि ये किस तरीके का वर्क है, मीन्स किस जॉनर में आता है, किस कैटेगरी में इसको बोलते हैं हम। जैसे ये आपका है, एक तो ये नॉन फिक्शनल वर्क है, ठीक है, आप सभी समझ लीजिए नॉन फिक्शनल आपका ये वर्क है, नॉन फिक्शनल जिसको बोलते हैं। तो आपको बताना है कि नॉन फिक्शनल में कौन सी कैटेगरी में आता है। एमिनेंट विक्टोरियंस,
एन ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, मेमोयर है या ट्रेवलॉग है। दीज ऑल आर कॉल्ड नॉन फिक्शनल वर्क। ठीक है, जो ऑटोबायोग्राफीज होती है, बायोग्राफीज होती है, मेमोयर होते हैं, ट्रेवलॉग होते हैं, ये सभी नॉन फिक्शनल वर्क्स होते हैं। आपको बताना है इसका आंसर, और ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। दिस इज अ बायोग्राफी जो कि लिटन स्ट्रेची ने लिखा हुआ है, एमिनेंट विक्टोरियंस जिसका नेम है। नंबर 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड विक्टोरियन एरा के बीच में आपका एक टाइम ड्यूरेशन था, उस टाइम पे ये आपका हुआ है, और ये मूवमेंट था प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड जो कि आर्ट, मेडिवलिज्म, इनसे रिलेटेड चीजों को लिखा करते थे। उनके वर्क्स में आपको ये मिलेगा। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा ऐसा लिटरेरी पर्सनालिटी है जो कि प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड ग्रुप से नहीं बिलोंग करता है, मूवमेंट से नहीं बिलोंग करता है, एसोसिएट नहीं करता है। आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है डीजी रॉस्टी हैं, डेलान थॉमस हैं, ऑप्शन सी है डब्ल्यू.एच. हंट, ऑप्शन डी है जे.ई. मिलियस। तो करेक्ट जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, डेलान थॉमस इज नॉट associated with this movement that was called pre-Raphaelite Brotherhood. बाकी डीजी रॉस्टी is one of the important member of this brotherhood group, W.H. Hunt and also J.E. Milius. Okay? नंबर 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेशनिज्म, देखिए फिर से आपका एक टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका लिटरेरी टर्म है, तो देखिए लिटरेरी टर्म भी ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको इसमें से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊंगी जो लिटरेरी टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे सरलिज्म, आपका एक्सप्रेशनिज्म, इन सबसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं क्योंकि ये आपका इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में, एलटी ग्रेड के सिलेबस में। इंग्लिश में आपका जो पेपर होगा उसमें आपका ये सिलेबस में इंक्लूडेड है, ये सभी जो टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं। तो आपको बताना है कि एक्सप्रेशनिज्म इज अ मोमेंट, सॉरी ये मोमेंट है हमारा, और यस इसको हम मोमेंट बोलेंगे, लिटरेरी टर्म्स एंड मोमेंट्स में ये काउंट होगा हमारा। तो आपको बताना है कि इसमें आपका जो है लिटरेट एक्सप्रेशनिज्म एज अ मोमेंट ओरिजिनेटेड इन द अर्ली 20th सेंचुरी इन, किस कंट्री में जो एक्सप्रेशनिज्म था वो एक मोमेंट था जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था। तो आपको बताना है उस कंट्री का नेम, फ्रांस में, इंग्लैंड, जर्मनी या इटाली। और जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है हमारा, जर्मनी में दिस expressionism a movement that was originated in the country Germany in the earlier 20th century। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का ये करेक्ट आंसर है। 16 की तरफ चलते हैं। हु अमंग इज द फॉलोइंग इन द मोमेंट पोएट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मोमेंट पोएट। मोमेंट पोएट कौन है आपको बताना है, टेड ह्यूग, टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.एच. ऑर्डिन या फिलिप लर्किंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, फिलिप लर्किंग इज कॉल्ड नोन एज दी मूवमेंट पोएट्स। ओके, मूवमेंट पोएट जो एक आपका एक मूवमेंट था, ये आप इसमें फिलिप लर्किन बिलोंग करते हैं इस मूवमेंट पोएट के ग्रुप से। नंबर 17 क्वेश्चन स्क्रीन पे है। अ थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, अ थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, इट मॉडिफाइज हिज सेंसिबिलिटी। किसने बोला है ये कोटेशन, आपको इसका आंसर देना है। डॉक्टर जॉनसन, टी.एस. इलियट, यहाँ पे आई.ए. रिचर्डसन हो जाएगी, आई.ए. रिचर्ड्स या एफ.आर. लेवाइस। और 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टी.एस. इलियट हैज सेड दिस अबाउट जॉन डन, अ थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी। 18 क्वेश्चन है हमारा, फिर से ये हमारा टर्म से रिलेटेड आया। द टर्म कंसीट हैज रिविलेंस इन, हैज रेवेलेंस इन, कंसीट जो होता है वो रेवेलेंस जो होता है वो किसमें था आपका, जो आप एक है ये टर्म है, ये आपको किस तरीके की पोएट्री में देखने को मिलता है उसको बताना है। बहुत ही, अगर आप ने अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बहुत ही जल्दी से दे दोगे। तो इसका जो आंसर है आपको ऑप्शंस में मेंशन कर देती हूँ। एलिजाबेथन पोएट्री में है, रेस्टोरेशन पोएट्री में इस तरीके के जो कंसीट से रिलेटेड आपको जो पोएट्री मिलती है वो मिलता है उसमें, जिसमें इसका मेंशन होता है इस तरीके की पोएट्री में, 18th सेंचुरी पोएट्री या मेटाफिजिकल पोएट्री। और जो करेक्ट आंसर है 18 का वो है हमारा ऑप्शन डी, मेटाफिजिकल पोएट्री। द टर्म कंसीट यू विल गेट इन दैट काइंड ऑफ पोएट्री जिसमें जॉन डन ने इंपॉर्टेंट पोएट्रीज लिखी हुई हैं। एंड्रयू मार्वेल इज आल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। नंबर 19 की तरफ चलते हैं। द कॉफी हाउस, ओके,
कल्चर फ्लरिश्ड इन, किस टाइम पे कॉफी हाउस जो कल्चर था एक तरीके का जहां लोग बैठते थे अपने लिटरेरी वर्क्स को लिखा करते थे, डिस्कशन करते थे एक दूसरे से, तो ये कॉफी हाउस का जो कल्चर था वो किस टाइम पे बहुत ही ज्यादा फेमस था या फ्लरिश था? आपको इसका आंसर देना है द अर्ली 18th सेंचुरी, द 19th सेंचुरी, 16th सेंचुरी या द 20th सेंचुरी। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, द अर्ली 18th सेंचुरी। दिस इज द करेक्ट आंसर। और कॉफी हाउस की अगर हम इसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स की बात करते हैं जो इस तरीके के वर्ड लिखा करते थे, तो वहां पे आपको एडिसन का नेम आएगा, स्टील का नेम आएगा, ठीक है। इस तरीके के इंपॉर्टेंट जो लिटरेरी फिगर्स हैं इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स अपने एक तरीके के जो पैम्पलेट आपके न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे जो आपके निकलते थे, पब्लिश होते थे, वो कॉफी हाउसेस कल्चर का ही इंपॉर्टेंट ये आपका पार्ट था और ये इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स हैं इस टाइम ड्यूरेशन के। एंड दिस कल्चर वाज फ्लरिश्ड फेमस एट द टाइम ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। नंबर 20 क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा आप सभी के। द फ्रेज stampede phase in Donne's poem The Canonization refers to, द फ्रेज जो है स्टैम्पेड फेस, ये डन की पोएम द कैनोनाइजेशन में आप मेंशन है और ये किसको रेफर कर रहा है? स्टैम्पेड फेस, आपको इसका आंसर देना है। पोस्टल स्टैम्प को रेफर कर रहा है, क्वाइन को रेफर कर रहा है। ऑप्शन सी है द फेस दैट हैज बीन स्ट्रक या ऑप्शन डी है द फेस दैट हैज सरपास्ड अ रेबेलियन। तो जो स्टैम्पेड फेस है वो डन की पोएट्री कैनोनाइजेशन में जो रेफर कर रहा है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्वाइन को रेफर कर रहा है। ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। नंबर 21 की तरफ चलते हैं और ये स्क्रीन पे रहा 21 क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। देखिए इस तरीके के आपके किस तरीके से लेटर्स लिखे जाते हैं, ये भी आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है और इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया है कि लेटर जब हम लिखते हैं तो किस तरीके के फ्रेज, किस तरीके के वर्ड्स का यूज करते हैं। और इसमें जो पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर अ बिजनेस लेटर। जो सैल्यूटेशन होता है बिजनेस लेटर्स के लिए, उसमें मोस्ट सुटेबल क्या हम उसको मेंशन करते हैं वहां पे? ऑप्शन ए है डियर सर्स होता है वहां पे, जो लिखते हैं जो स्टार्टिंग में जब किसी को हम एड्रेस कर रहे होते हैं बिजनेस लेटर में, तो उसमें हम क्या लिखते हैं? उसमें डियर सर्स, डियर फ्रेंड्स, डियर सर या माय डियर सर। और जो करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज बिजनेस लेटर है तो यहाँ पे हम डियर सर मेंशन करेंगे, बिकॉज माय डियर सर होगा तो बहुत क्लोज अगर है, अगर हम बहुत वेल नोन है तो उसको करेंगे डियर फ्रेंड्स। हम अपने किसी नियर बाय फ्रेंड को जो जिसको हम जानते हैं उसको करेंगे डियर सर, कुछ ऐसा होता नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन नंबर 21 का वो करेक्ट आंसर है। डियर सर, वी विल एड्रेस दैट पर्सन एज अ सैल्यूटेशन ऑफ अ फॉर अ बिजनेस लेटर, द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड वुड बी डियर सर। 22nd क्वेश्चन है, द ओपनिंग लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। किसका गुड एग्जाम्पल है? जो पैराडाइज लॉस्ट का जो ओपनिंग लाइन्स है, जैसे ऑफ मैन फर्स्ट डिसओबीडियंस बाय टेस्टिंग द फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री, ये आपका आपने देखा होगा जो लाइन्स हैं वो पैराडाइज लॉस्ट की किसका एग्जाम्पल है? हेरोइक कपलेट में वो लाइन्स लिखी गई हैं, मेल्टोनिक इन्वर्सन में लिखी गई हैं, स्प्रंग रिदम में या हाइपरबोली में। और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, मिल्टोनिक इन्वर्सन इज द गुड एग्जाम्पल फॉर दैट लाइन्स, ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, क्योंकि मिल्टन ने उस लाइन्स को लिखा हुआ है और मिल्टन ने मिल्टोनिक इन्वर्सन में मिल्टन ने जो वर्ड्स यूज करे हैं दैट इज कॉल्ड मिल्टोनिक इन्वर्सन। नंबर 23rd वी हैव, व्हाट वाज द लीडिंग प्रिंसिपल इन द एज ऑफ पोप। क्या था एज ऑफ पोप में जो लीडिंग प्रिंसिपल था, सिद्धांत था, जो एक आपका उसको क्या बोलते हैं हम, किस नेम से जाना जाता है? गुड सेंस, रोमांटिक थॉट, लूज मोरल्स या ऑल ऑफ दी अबव। और जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। रोमांटिक थॉट्स भी बोलते हैं जो एज ऑफ पोप में जो लीडिंग प्रिंसिपल था, गुड सेंस एंड लूज मोरल्स, क्योंकि इस तरीके के इस टाइम पे जो पोएट्रीज लिखी जाती थी उसमें आप इन सब चीजों का आप एक तरीके के इंटरट्विंगल्ड हुआ करते थे, एक तरीके के आपको सबको कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा इस टाइम पे एज ऑफ पोप में जो भी वर्क्स लिखे गए हैं। नंबर 23 के बाद 24 क्वेश्चन स्क्रीन पे है, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ ब्लेंडा इन पोप्स द रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक में जो रियल नेम है ब्लेंडा का वो क्या है? आपको इसका आंसर देना है। सिंथियास फार्मर, ल्यूसी फार्मर, एराबेला फार्मर या फेरमोर या आपका है मारिया फेरमोर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, एराबेला
फेरमोर इज द रियल नेम ऑफ द ब्लेंडा इन द पोप्स रेप ऑफ द लॉक, जो कि एक मॉक एपिक पोयम है। ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रेप ऑफ द लॉक पोयम बाय अलेक्जेंडर पोप, तो किस कैटेगरी में आता है? दैट इज कॉल्ड मॉक एपिक पोयम। ठीक है, मॉक एपिक पोयम हम बोलते हैं उसको। नंबर 25 क्वेश्चन है, हु सेड पोएट्स आर द मिरर्स ऑफ द जिग्नेटिक शैडो व्हिच फ्यूचरिटी कास्ट अपॉन द प्रेजेंट। आपको इसका आंसर देना है, पोएट्स आर द मिरर्स ऑफ द जिग्नेटिक शैडोज व्हिच फ्यूचरिटी कास्ट अपॉन दी प्रेजेंट। ये किसने बोला है? पीबी शेले, रॉबर्ट ब्राउनिंग, डब्ल्यू.एच. ऑर्डिन या लॉर्ड टेनिसन। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 1 या ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। दिस इज सेड बाय पीबी शेले। ओके, पर्सी बिशे शेले ने इस कोटेशन को बोला है, पोएट्स आर द मिरर ऑफ द जिग्नेटिक शैडोज। नंबर 26 क्वेश्चन है, व्हाट टर्म्स डज कीट्स यूज फॉर द ग्रेसियर नन। ग्रेसियर नन जो इनका ऑड है जॉन कीट्स का, आपको बताना है किस टर्म को यूज करा हुआ है उन्होंने, डॉक्टर, सोशियोलॉजिस्ट, आर्टिस्ट या हिस्टोरियन। और जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हमारा है, हिस्टोरियन इज द टर्म दैट वाज यूज्ड बाय जॉन कीट्स इन पोएम। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27, हु नरेट्स द पोएम माय लास्ट डचेस। लास्ट डचेस को किसने नरेट किया हुआ है? आपको इसका आंसर देना है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एन ओमनिशेंट स्पीकर, द ड्यूक, द विजिटर। ये पोएम जो है माय लास्ट डचेस, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन में बात किया, ऊपर के क्वेश्चन में एक बात की थी, पूछा था क्वेश्चन कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए कौन सा ग्रेटेस्ट पोएट है, तो वो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे। और ये पोएम जो है ये इनका ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ही लिखा हुआ है इसको। तो आपको बताना है कि किसने नरेट किया हुआ है इस पोएम को। इस पोएम में रॉबर्ट ब्राउनिंग खुद ओमनिशेंट स्पीकर है या ड्यूक है या विजिटर है। और जो ऑप्शन ए है हमारा, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने खुद इसको नरेट किया है, माय लास्ट डचेस, जो कि अपनी वाइफ को उन्होंने डेडिकेट किया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, बहुत ही बेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग है अगर हम एक पोएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो। 27 के बाद 28 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ डोवर बीच। डोवर बीच जो पोएम है एर्नोल्ड की पोएम है, ये आप सभी जानते हो। विक्टोरियन एरा में लिखा गया है, और विक्टोरियन एरा एक तरीके का जो टाइम था, अनरेस्ट का टाइम था, इसमें स्टेबिलिटी नहीं थी इतनी ज्यादा। और एक जो इस टाइम को, क्योंकि रोमांटिक एरा के जस्ट बाद ये विक्टोरियन एरा आया, और इस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। एक तरीके से रिलीजन के प्रति जो लोगों का एक फेथ था वो कहीं शेक कर गया था। तो आपको इसका आंसर देना है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है डोवर बीच जो पोएम लिखी है एर्नोल्ड ने, वो किस सब को अच्छे से डिस्क्राइब करता है, किस कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करता है पोएट के, इंथुजियास्टिक, होपफुल, पेसिमिस्टिक या ट्रैंक्विल। और जो करेक्ट आंसर है दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी, पेसिमिस्टिक अप्रोच को पोएट के ये डोवर बीच पोएम जो है वो एक्सप्रेस कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है। एर्नोल्ड ने एक तरीके का, देयर इज अ काइंड ऑफ लॉस ऑफ फेथ एंड लॉस ऑफ, आप कह लो कि फेथ इन रिलीजन, इस तरीके के सब्जेक्ट मैटर को पिक किया और डोवर बीच जो है वो पोएम लिखी। तो ये पेसिमिस्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिस्क्राइब कर रहा है ये पोएम डोवर बीच, दैट वाज कंपोज्ड बाय मैथ्यू एर्नोल्ड। 29 क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, द नेम ऑफ द यूलिसीज सन इज। यूलिसीज के सन का नेम आपको बताना है, टिमोथी, टाइथोनस, टेलीमार्कस या एंड्रोनिकस। और जो इसका करेक्ट आंसर है, आप सभी इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन के लेवल की हम बात करें तो टेलीमार्कस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है 29 क्वेश्चन का। द नेम ऑफ द यूलिसीज सन इज टेलीमैकस। चलिए 30 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स। डब्ल्यू बी ईट्स के फॉलोइंग लाइन को आपको कंप्लीट करना है। ये लाइंस हैं, लाइन है जो टर्निंग एंड टर्निंग इन दी वाइडनिंग गैप है, यहाँ पे आपको उस गैप को फिल करना है। तो उसमें क्या होगा, ग्यारे, ग्रे, सर्किल या स्ट्रीट। जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए होगा, ग्यारे, GYRE। ठीक है, यहाँ पे होगा टर्निंग एंड टर्निंग इन दी वाइडनिंग ग्यारे। ग्यारे मीन्स होता है यहाँ पे एक तरीके का स्पाइरल। ठीक है, इसको आपको वो करना है, जो आपका लहर की तरह होता है, स्पाइरल उसकी वो होती है, बाइंडिंग होती है, उसको यहाँ पे ग्यारे जो है उसका नेम दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है डब्ल्यू बी ईट्स के पोएम से लिया गया है, लाइन ली गई है, उसमें आपको इस गैप को फिल करना था। तो फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट पोएम्स है उनके आप
इंपॉर्टेंट लाइंस को भी ध्यान दीजिएगा और उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओपनिंग लाइन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कैरेक्टर ने इसको बोला है, वो भी नरेटर कौन है, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस फॉर्म में लिखा गया है पोयम, क्या जॉनर है इस पोयम का, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दैट थिंग्स जो कि आपका एलटी ग्रेड के सिलेबस में, इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में पूछा जाएगा। वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एग्जाम कब होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका 2 से 3 मंथ्स में इसके एग्जाम्स हो जाएंगे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट और बने रहिए चैनल के साथ में। आपको आने वाले डेज में इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे। पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे एलटी ग्रेड इंग्लिश का।